Sky's the limit. कोई बात कहाँ थे। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धुवन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि आज हम हर्षिता जी के साथ हैं। शी इज एन आरएन इन न्यूजीलैंड एंड शी हैज वर्कड इन एम्स न्यू दिल्ली एज वेल। तो हर्षिता, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। आई एम अवेयर कि आजकल अब्रॉड में ऐसी लाइफ है कि टाइम देना ही किसी को बहुत बड़ी बात हो जाती है, टाइम खाली निकालना ही। तो विल स्टार्ट विद, आप हो कहाँ से, आपकी स्टडी कहाँ से हुई है, एंड लेट्स गो। मैं दिल्ली से हूँ। मैंने कॉलेज भी दिल्ली से ही किया है और एम्स भी दिल्ली ही ज्वाइन किया था। तो न्यूजीलैंड पहला जो भी है, दिल्ली से बाहर मैं न्यूजीलैंड ही आई हूँ। अच्छा, तो लाइक अगर आपसे मैं ये जानना चाहता था कि नर्सिंग में ही कैसे आए आप, लाइक व्हाट वाज द सीन की नर्सिंग कैसे हुआ? किसी का कोई प्लान नहीं होता नर्सिंग करने का। जो कह रहे हैं ना कि हाँ हमें तो पहले से ही इतना नर्सिंग करना है, सब झूठ बोल रहे हैं। तो और गवर्नमेंट जॉब या फिर अब्रॉड पहले इतना कुछ था नहीं, कोई भी बताने वाला भी नहीं था। तो मेरे माइंड में बस यही था कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको वहाँ पे पैसे देके होता है भाई, एंट्रेंस वगैरह कुछ नहीं होता। अब्रॉड जाना है तो और ज़्यादा पैसे चाहिए। मैं दोनों ही उसमें कुछ वो नहीं था। और प्राइवेट जॉब का तो आपको पता है कितना बुरा हाल है। जो हाँ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं अच्छी बात है, बट आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते। हाँ। तो तो फिर आपने कभी अपने इंडिया में प्राइवेट जॉब की या डायरेक्ट यू गॉट इनटू नहीं गवर्नमेंट? नहीं, मैं 2019 की मैं पास आउट हूँ। तो हम्म। जैसे कॉलेज प्लेसमेंट होता है ऐसे हमारा भी था कि जो ब्राइटर स्टूडेंट हैं उन्हें आपके ही हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता था। हम्म। मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी, जो क्लास के बाहर ही खड़े होते हैं। तो जॉब तो छोड़ो, मेरा सीवी भी एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, तो 2019 पास आउट, फिर 2019 का नॉर्सेट दिया था। नॉर्सेट, बट उस टाइम पे मेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं आया था, ऐसे ऐसे कुछ कुछ था। एंड टाइम पे फिर दिया, बिना प्रिपरेशन के नहीं हुआ, बट आइडिया हो गया कि इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। फिर 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स आई थिंक मैंने प्राइवेट ज्वाइन किया। वो भी अच्छा, मैक्स, अपोलो, ऐसा फोर्टिस टाइप हॉस्पिटल। हम्म। रोना निकल गया। छोड़ दिया फिर मैंने, आई थिंक 4 महीने में छोड़ दिया। कोचिंग भी ज्वाइन किया था गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन प्राइवेट जॉब और कोचिंग दोनों साथ करना बहुत मुश्किल है। मैंने ट्राई किया कि हो जाए, बट नहीं हो पाया। फिर एंड में जॉब तो छोड़ दिया, फिर कोविड आ गया तो कोचिंग भी रह गया। फिर आई थिंक मार्च, मैंने सितंबर में प्राइवेट ज्वाइन किया था। फेब या मार्च तक मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद जुलाई में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया गवर्नमेंट जॉब का। वो भी ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि करना ही यही करना है। अब्रॉड तो बिल्कुल भी नहीं था दिमाग में कहीं भी कि भाई बाहर कुछ जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। कोविड के टाइम पे तो वैसे भी सब बंद ही था। हाँ जी। तो घर के ताने खाने से अच्छा मैंने सोचा पढ़ ही लेते हैं। फिर आई थिंक जुलाई, मैंने जून जुलाई अराउंड प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सितंबर में एग्ज़ाम था, फिर अगस्त सितंबर में था शायद। तो हाँ तब हो गया था, बट जॉइनिंग हमारी लेट हुई 21, वो भी कोविड के टाइम पे। तो एम्स दिल्ली मिल गया था, अनएक्सपेक्टेड था, तो खुश थे सब लोग। फिर धीरे धीरे पता चला इतनी भी अच्छी नहीं होती गवर्नमेंट जॉब। तो अब इसमें मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक सवाल था कि आपने कहा कि जो आपका, आप प्राइवेट हॉस्पिटल का बता रहे थे, रोना निकल गया। तो इंडिया में जो आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए नर्स जॉब थी, वहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक स्टाफिंग रेशियो कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा होता है जब अगर हम प्राइवेट में जॉब करते हैं? देखो, वो आपसे काम तो पूरा कराएंगे, सैलरी कुछ नहीं मिलेगा कि एक्सपीरियंस मिल रहा है, सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर बिल्कुल ही कॉलेज निकल के सोचो मुझे बहुत अच्छा मिल जाए, नहीं मिल सकता। तो आप प्राइवेट में जाते हो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ठीक है, कर लिया। 1 साल से ज़्यादा मत करो प्राइवेट। सीखने के टाइम पे गवर्नमेंट से अच्छा तो आपको कोई सिखा नहीं सकता, फ्री हैंड है, खुल के करो जो करना है, कोई मना ही नहीं करेगा। और जो मैं हॉस्पिटल में जिसमें मैं थी उसमें तो भाई कैनुलेशन की भी टीम है, वो ही आके कैनुला डालेंगे। सैंपल लेने के लिए भी अलग टीम है,
आपको बस पेशेंट से ही हा हा करना है। तो नर्सिंग से ज़्यादा आई थिंक वो होटल जैसा एनवायरनमेंट होता है कि मेरे को पेशेंट नहीं, वो कस्टमर है। हम्म। तो अगर आप चाहते हो ऐसे काम करना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं है। और फिर जैसे अब्रॉड में ये चीज़ है कि यहाँ पे भी सब अच्छे से काम करते हैं, लेकिन दोनों साइड से है। मैं अगर पेशेंट से रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ तो वो भी करेगा। So what प्राइवेट do you mean इसमें कि इंडिया में कैसे था? इंडिया में तो भाई वो हमें अपना सर्वेंट मानते हैं, नर्सिस की ज़्यादा इज्जत है नहीं इंडिया में, या फैक्ट है, कितना भी कह लो पर नहीं मानते। इंडिया में हम्म नर्सिस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है नहीं, प्राइवेट जॉब वालों की तो बिल्कुल नहीं है। अब जाके थोड़ा गवर्नमेंट के लिए थोड़ा वो हुए हैं कि भाई गवर्नमेंट में सैलरी अच्छी है, ये वो। हम्म बट प्राइवेट में ऐसा है कि आपको पेशेंट नहीं, वो कस्टमर है, और आप होटल लाइन में है, उसे मान लो, उन्हें सर्व करते रहो। आधे से ज़्यादा पेशेंट तो मैं बता रही हूँ जहाँ पे मैंने जॉब की है, बीमार कुछ नहीं है वो, उन्हें बस ऐसी बढ़िया हॉस्पिटल में कोई आए, मुझसे पूछे मैं कैसा हूँ, इसलिए वो एडमिट हुए हैं। मेरा जो जहाँ पे मेरी मतलब पोस्टिंग थी वो वीआईपी एरिया था, तो वहाँ सारे मिनिस्टर से नॉल आते थे। तो वो कुछ बीमारी नहीं, उनको हेल्थ चेकअप कराना है और उनको चाहिए कि कोई मुझसे पूछे, और बस वही था। वीआईपी ट्रीटमेंट एंड बहुत ही ज़्यादा। हम्म। तो नॉर्मली आपने देखा होगा, आप तो चलो वीआईपी वाले एरिया में थे तो क्या पता रेशो अच्छा हो। नॉर्मली आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में रेशो क्या था नर्स पेशेंट? जहाँ मतलब ऐसे अगर मेरा जो एरिया था वहाँ पे तो अच्छा मतलब 1:6 रहता था नॉर्मली, लेकिन हम्म ये प्राइवेट वो वाला एरिया जो वीआईपी सेक्शन है, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंट से अच्छे से डील करना है। जनरल हम्म वार्ड अगर आप जा रहे हो तो वहाँ कोई रेशो नहीं है, 2 स्टाफ 3 स्टाफ पूरा संभाल रहे हो, भगवान भरोसे चल रहा है, फिर हम्म। भी कोई पूछ नहीं रहा है, तुम जिंदा हो कि नहीं तुम्हें नहीं पता होगा शिफ्ट के बाद क्या हाल है। और और आप, हम जब बात कर रहे थे, आप रिस्पेक्ट के बारे में कुछ कह रहे थे। आप कंपेयर कर रहे थे न्यूजीलैंड और अ, आपके इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या थोड़ा डिफरेंस था? इंडिया के प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों का कंपैरिजन मैं न्यूजीलैंड से कर सकती हूँ। पेशेंट से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं उस पे। जैसे हम्म इंडिया में प्राइवेट ये है कि पेशेंट आपके लिए भगवान है, उसके लिए आप कुछ भी करोगे। हम्म जो उसने कह दिया वो ठीक है, उससे पूछ-पूछ के सारा काम करना है। तुम्हें कुछ नहीं आता, पेशेंट को सब आता है। गवर्नमेंट में उल्टा है, पेशेंट को कुछ नहीं आता है, तुम्हें सब आता है। तो गवर्नमेंट नर्सेस रूड हो जाते हैं क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा है जो भी। बट न्यूजीलैंड में ऐसा था कि मैं अगर पेशेंट से आराम से बात कर रही हूँ तो वो भी मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे नर्सेस की रिस्पेक्ट है। गवर्नमेंट साइड में भी इतना मैंने नहीं देखा, उनका अलग चलता है। वहाँ पे है कि भाई ये गवर्नमेंट नर्सेस है, ये रूड है, इनसे थोड़ा कम ही बोलो। बट यहाँ पे आप नर्स हो, आपको रिस्पेक्ट है। ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी है। रिस्पेक्ट का तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि इंडिया में अब तो पता नहीं, तो मुझे लगता है अभी यही हाल होगा कि अगर आप किसी को ये बता रहे हो कि आपको शुरू में तो शर्म नहीं आती है कि आप ये बता रहे हो कि आप नर्स हो, स्पेशली इफ यू आर अ मेल वन, तो उनको ये लगता है कि तू कैसे नर्स हो सकता है। ये भी होता है। वैसे भी जो शुरू में, तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि इंडिया में नर्सेस को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज? एजुकेशन ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं भाई नर्सेस होती क्या है, वो काम क्या करते हैं। बाकी की छोड़ो, 12th पास होने के बाद मुझे ही नहीं पता कि था कि नर्सेस करते क्या है। मतलब डेजिग्नेशन होती है ना, स्टाफ नर्स कहते हैं इंडिया में हम। तो मेरे दिमाग में था स्टाफ नर्स मतलब जो सिर्फ स्टाफ को देखती होगी। मेरे को पता ही नहीं था कि स्टाफ नर्स होता क्या है, और मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले रखा था, सोचो। फर्स्ट ईयर तो मुझे यही क्लियर करने में लग गया, स्टाफ नर्स नॉर्मल नर्स ही है, वो सारे पेशेंट्स को देखती है। यहाँ पे इंडिया में पता ही नहीं है नर्सेस करते क्या है, उनका रोल क्या है। लोग नॉर्मल कह देते हैं कि दवाई तो देते हो तुम, इंजेक्शन लगाते हो, उसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और बाकी सारा हमारे बॉलीवुड को भी जाता है थोड़ा क्रेडिट। डॉक्टर को अच्छे से दिखाते हैं, नर्सिस की इमेज तो उन्होंने कितनी खराब कर रखी है। ओके। नहीं, अभी जैसे आप देखो कुछ दिन पहले इंसिडेंट्स हो रहे थे कि नर्सेस के साथ ऐसा हो रहा है, एम्स ऋषिकेश में भी हो रहा था, डॉक्टर और नर्स का। आपका न्यूजीलैंड में डॉक्टर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पे डॉक्टर्स क्या मतलब सारे ही लोग, कोई ये नहीं सोचता कि ये काम मेरा नहीं है या ये काम मेरे उसमें नहीं आता जॉब। हम छोटा बड़ा नहीं है सब। किसी पेशेंट को अगर कुछ चाहिए, बेडशीट चाहिए नॉर्मली, तो वहाँ क्या होगा इंडिया में,
डॉक्टर को हेल्थ केयर असिस्टेंट। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको चाहिए डॉक्टर है तो वो दे दे, ये वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरा काम नहीं है। तो टीम वर्क यहाँ ज्यादा अच्छा लगा मुझे। जो मेरा भी एक्सपीरियंस जैसा रहा कि यहाँ ऐसा जैसे आप टीम वर्क में कह रहे हो, यहाँ पे ऐसा भी लाइक इंडिया में तो क्या है कि नर्सेस थोड़ी दबे दबे रहते हैं डॉक्टर्स के आगे, सर 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 बिल्कुल यूं झुके रहते हैं। यहाँ जो मेरा रहा एक्सपीरियंस में सीधे खड़े हैं, डॉक्टर क्या पता, डॉक्टर कहता है इसका ब्लड प्रेशर क्या है, क्या पता वहाँ ऑप्स की मशीन रखी है तो डॉक्टर को ही कह देंगे कि वो रखी वहां कर लो। हाँ। इंडिया में और आपने जिस दिन ये डॉक्टर माइंड भी नहीं करेगा। बात यह है कि इंडिया में बोलोगे वो कर देगा, लेकिन गवर्नमेंट में तो कर देगा, पर वो माइंड करेगा कि मुझे इसने बोला है। यहाँ पे वो माइंड भी नहीं करेगा। और अगर आप प्राइवेट में हो तो आपको शायद जॉब से निकाल दिया जाएगा। देखो प्राइवेट में मैं ही बताती हूँ, जिसमें जहाँ मैं थी वहाँ प्राइवेट में आपको वाइटल सारा करना है। पेशेंट खा रहा है तो भाई तुम्हें रुकना है, उसके खाने का वेट करना है, फिर तुम्हें वहीं खड़े रहना है, जब तक खाना खत्म ना कर ले तुम वाइटल्स करोगे। अब एम्स में आ जाओ तो जेआर है, वो वाइटल्स करेगा, तुम्हें नहीं करने की जरूरत। स्टूडेंट आएंगे वो कर देंगे। तो कंफर्ट तो है गवर्नमेंट जॉब में, ये मैं मानती हूँ। तो आप जैसे आपने बताया कि आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करने लगे, आजकल नॉर्सेट भी आई थिंक नाउ दे आर टेकिंग 2 एग्जाम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रीलिम्स एंड मेन। यूपीएससी बना दिया है पूरा। तो आपका नॉर्सेट की जर्नी कैसी रहेगी, हाउ इज इट हार्ड, या कैसी क्या प्रिपरेशन की, जैसे आप जैसे बता रहे हो कि कोचिंग भी बंद होगी थी, उसके बाद कैसा रहता है नॉर्सेट की प्रिपरेशन? मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी, बट फिर मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। या तो आप जॉब कर लो या तो आप कोचिंग में चले जाओ। टाइम भी हमारा शिफ्ट ड्यूटीज रहती है, तो बहुत मुश्किल था मैनेज करना। 1 या 2 मैंने क्लासेस अटेंड करी होंगी, उसमें भी मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। एक ने तो मुझे साफ-साफ बोला था कि 2 नैया में पैर रखोगे तो डूबना तुम्हारा तय है। बट मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी, इश्यूज थे कुछ, बट एंड में फिर छोड़ ही दिया। बट कोचिंग भी बंद हो गई, तो ऑनलाइन हमारा ऑनलाइन नया-नया तब स्टार्ट हुआ था, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह। उसमें भी लोग नया-नया कर रहे थे, तो आप इतना वहाँ से नहीं कर पा रहे थे। फिर सेल्फ स्टडी, और जो भी मेरे फ्रेंड्स प्रिपेयर कर चुके थे उनसे नोट्स लिए थे। देन कोविड के चक्कर में तो सब बंद था ही। फिर आई थिंक मैंने 3 या 4 मंथ्स पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया था, कि कुछ तो दिख ही नहीं रहा था ना, आगे फ्यूचर था ही नहीं, करें क्या। एमएससी का भी ज़्यादा ऑप्शन है नहीं इंडिया में, ना मेरे घर वाले को इतना, मतलब उनको मेरे पे इतना था भी नहीं कि ये इसका कुछ होगा भी। तो फिर नॉर्सेट ही दिया। फिर बाय चांस हो गया कि दिल्ली एम्स ही मिल गया। तो तो ज़्यादा आपने एक बुक कौन सी रेफर की व्हेन यू वर डूइंग अ प्रिपरेशन, अगर जैसे जो लोग हमें देख रहे होंगे सो दैट दे कैन गेट एन आइडिया की? पता नहीं, सब लोग एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास भी बहुत क्वेरी आती है कि बुक कौन सी। 2-3 तो बुक है, तुम्हें वही पढ़नी है। शॉन्डेस पढ़ो, टारगेट हाई पढ़ो, पीआर यादव पढ़ो, ज्यादा मन कर रहा है मॉसबी और लिपिनकॉट पढ़ो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ो। है नहीं इतना सारा नर्सिंग का सिलेबस जितना कोचिंग सेंटर ने एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है कि इतना सारा पढ़ना है। तुम 2-4 बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 4-5 बार पढ़ो चाहे, बस हो जाएगा। इतना ही है ज्यादा। अब थोड़ा सा हो गया है, और ऊपर से मेल्स के लिए तो और टफ है, 80-20 आ रखा है। मैं सही बताऊं, कभी बार मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा पैसे लगा के लॉयर्स हायर करके एम्स के ऊपर केस करूं इस मामले में, और एमएनएस के ऊपर भी केस करूं कि भाई चल रहा है केस, तो चल यार रहा है। क्या कर रहे हो, ये हम आदमी जिंदा नहीं है, या तो हमें एडमिशन ही मत दिलाओ, क्लियर कर दो कि दिस जेंडर वोंट बी एबल टू स्टडी नर्सिंग इन इंडिया, या आप लोग हमें एम्स में 80-20 का रेशो हटाओ, या आप ये एमएनएस में भी हटाओ। एमएनएस में मेल कांट गो, ऐसा क्यों बहुत है? सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेल्स को एडमिशन भी नहीं। बिल्कुल। बट इनका रीजन, मतलब जहाँ मैंने जो मेल स्टाफ से जितना भी मैंने इंटरेक्ट किया, उनका ये कहना था, मतलब कुछ कुछ फेवर में भी है, कुछ कुछ अगेंस्ट में भी है। फेवर में वो ऐसे नहीं कि नहीं चाहिए, उनका लॉजिक ये था कि ये गाइडलाइन आई क्योंकि मोस्टली, अब बहुत लोग मेरे से गुस्सा होने वाले हैं,
राजस्थान से आते हैं। उन्होंने 4 साल बिल्कुल यूपीएससी की तरह तैयारी करी है और हॉस्पिटल की शक्ल ही नहीं देखी। प्रैक्टिकल लेवल उनका 0 है। बिल्कुल। तो जब वो जॉइन करते हैं उनकी रैंक तो अच्छी है, पर जब वो काम करते हैं उन्हें कुछ आता नहीं होता। बस और फिर कंप्लेंट्स जाती हैं। तो लोगों का ये कहना था कि शायद इसी की वजह से 80-20 आया है। और फिर ये भी बात है कि भाई फीमेल्स दब जाती हैं पर मेल नहीं दबेंगे, वो अपनी बोलेंगे जो गलत है वो गलत है। चलो ये तो हम गवर्नमेंट जॉब में आप कहीं मान लो, चलो ये आप जो भी रीजन बता रहे हैं वो लोग, पर आप एमएनएस में देखो तो जब छाती पे गोली खानी है तो आदमियों को आगे कर दो, ठीक है, जब इंजेक्शन लगाना है तो औरतों को आगे कर दो। एक क्यों लाइक, या तो आप फिर ये नारी शक्ति करो मत, कर रहे हो तो पूरी करो, या फिर आप यूपीएससी में भी करो ये। यूपीएससी में भी तो अब ऑब्वियसली इफ मेल इज गोइंग इनटू फील्ड और एक फीमेल फील्ड में जा रही है तो फर्क तो है ना। आप जैसे मेरे से अभी कल ही एक मैसेज आया कि रेसिज्म पे बताओ, या ऐसा कुछ ही भी ऐसा ही कुछ था कि कैसा है। तो मैंने कहा कि इंडिया में अगर आप देखो, अब जैसे यही बात है, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या किसी भी फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होगा कि मेल और फीमेल में नहीं इतना ये मेल इतना ये फीमेल होगा। लाइक मेरा मेन ये है कि या तो आप हमें पढ़ाओ ही मत, या आप ऐसे मत करो कि हम औरतों को आगे लेके आना चाहते हैं। तो लेके आओ भाई, पर जरूर अब हर एक जगह में आप अगर रिजर्वेशन करते रहोगे तो क्वालिटी कहाँ जाएगी। हाँ, इसीलिए इंसान लोग फिर बाहर जा रहे हैं। अब अगर आप देखो मेल, अभी मेरे साथ ही काफी ऐसे लोग हैं जो मैं जिनको जानता हूँ कि दे आर मूविंग अब्रॉड। अब हर किसी को तो एम्स नहीं मिलेगा ना, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। चलो ये तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अब लोग हमें कहेंगे आप बाहर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो, वहां नहीं बैठे थे, तो पता है कि चलो। और फिर आप, हाँ हाँ जी सॉरी मैं भटक गया मैं, मेरे अंदर का दर्द बाहर आ गया था। हाँ जी, तो आप जैसे फिर आपने नॉर्सेट का एग्जाम हुआ आपका, एंड देन यू वेंट टू न्यू दिल्ली। वहां पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? शुरू में गए आप, मैंने एक और क्वेश्चन भी एक मेरे दिमाग में काफी बार आता है कि मैंने सुना है कि वहां का जो स्टाफ का एक दूसरे के साथ थोड़ा फाइटिंग सी रहती है, पता नहीं थोड़ा माहौल ऐसा ही रहता है, उस पे आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली जो आप रेसिज्म कह रहे थे वो दिल्ली एम्स में तो मैं बता सकती हूँ। वहाँ ना कैटेगरी वाइज डिवीजन है। जैसे अगर मैं राजस्थान से हूँ तो मेरा अलग ग्रुप है, मैं साउथ साइड से हूँ मेरा अलग ग्रुप है। दिल्ली वालों का कोई अलग ग्रुप नहीं है। दिल्ली में होके दिल्ली वालों का कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, वो मिक्स तो हो ये जाता लोग, हाँ, ये लोग ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, फिर कौन सुपीरियर है ऐसे करके शुरू हो जाता है आपस में। है। अभी जैसे साउथ के साइड के बहुत सारे लोग, पहले हमारे नर्सिंग में जैसे साउथ वाले ज्यादा रहते थे, बट अभी नॉर्थ इंडियंस भी आ गए हैं। तो इन दोनों की आपस में होती है, क्लैश होता है अच्छा वाला। फिर पॉलिटिकली अगर आप देखो तो वो अलग अलग यूनियन है, एम्स नर्सिंग यूनियन में अलग अलग है, वो भी अलग अलग अपना लगते हैं। बट एट द एंड जब कुछ गलत होता है तो सब साथ में ही आते हैं। तो हाँ, वो तो फिर इफेक्ट सभी को कर रहे हैं ना। अब जैसे अगर आप एम्स ऋषिकेश में देखोगे, अब सब हम साथ में आए हैं, तो हो तो एक नर्स के साथ ही रहा है ना गलत। चलो वो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि लोग उसमें भी यूं कहते हैं कि नहीं आप गलत हो, ऐसे नर्स ने ऐसे नहीं है, चलो वो तो उनकी जो वो भी। तो वीडियो आ गई और वीडियो वायरल हो गई। अगर वीडियो हाँ, नहीं अब आती अगर इनको उस कोई बेचारी दिखा दे, नर्स को ही ब्लेम किया जाता। बिल्कुल नहीं पर इनको जो नेट के आजकल इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कोई इनको ये दिखा दे किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, बात की जाती है कि जैसे आप तो कुछ हो ही नहीं। मैं जब प्लेसमेंट पे भी था और बाद में जॉब भी की कुछ टाइम इंडिया प्राइवेट में, ऐसे था जैसे कि डॉक्टर के आगे तो कि लाइक हम तो कुछ हैं ही नहीं, हमारे पास दिमाग ही नहीं है। और फिर मेरे हिसाब से आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट आप हाथ में है ना। आप कुछ हाँ, करो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। खुद ही मान लेते हैं, मोस्टली नर्सेज मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई डॉक्टर हमारे कलीग हैं, कोवर्कर हैं, हमारे बॉस नहीं है। ये आई थिंक जितने भी हमारे इंचार्ज एएनएस लेवल के लोग हैं वो दे- ज्यादा डिवोटेड हैं डॉक्टर्स के लिए।
तो उन्होंने भी सेट कर रखा है एक अपना रास्ता और सब लोगों को उसी पे चलना है, जो नहीं चलेगा वो विलेन है। और जैसे चलो हमने थोड़ी नेगेटिव बात तो करी है गवर्नमेंट जॉब की, पॉजिटिव क्या था, अच्छी बातें बताइए ना। पॉजिटिव तो अभी भी अभी भी कोई मुझसे पूछे तो मैं एम्स वापस जाना चाहूंगी। इवन आफ्टर कमिंग टू न्यूजीलैंड? इवन आफ्टर ऐसा कमिंग टू न्यूजीलैंड, यस। ऐसा ऐसा क्या था एम्स में? हाँ, बैक टू द स्टोरी, मैंने नॉट से क्लियर किया, कोविड टाइम था, 2021 में ज्वाइनिंग हुई, 2020 का पेपर क्लियर था बट ज्वाइनिंग लेट हुई हमारी अप्रैल में। और तब कोविड की आई थिंक सेकेंड वेव थी, जो कि ज़्यादा हमारे पेशेंट्स वगैरह ज़्यादा सिक थे उस टाइम पे। तो मुझे ज्वाइनिंग मिली, दिल्ली एम्स था लेकिन उसकी ब्रांच एनसीआई झज्जर है एक, वहाँ पे मेरे को पोस्टिंग मिली। तो ज्वाइन करते ही मतलब कोविड के ही हमें बेनिफिट था, कोविड का सब कुछ बुरा नहीं था, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे साथ हमें हमें हॉस्टल मिले बढ़िया, तो रहना खाना से सब फ्री है, ऊपर से लोग अलग अलग बोल रहे हैं कि भाई तुमने तो बढ़िया काम कर रहे हो, कोविड में लोगों को देख रहे हो, उसके लिए भी हमारे को कैब आती थी। हॉस्टल जितना हॉस्टल तो सॉरी आपकी वो थोड़ी नेटवर्क इशू था। हॉस्टल कितनी दूर है? वो तो सामने है ना मेरे ख्याल से। नहीं, एनसीआई झज्जर का 5 या 10 मिनट का रास्ता है, बिल्कुल अच्छा, सामने ही है, सामने बट वॉकिंग डिस्टेंस 5-10 मिनट्स है। वॉकिंग डिस्टेंस 5-10 मिनट्स है ना, वरना तो सामने दिखता है रोड के दूसरी हाँ, अपोजिट सामने ही डायरेक्शन। है। हाँ, हाँ। हाँ। तो वहां से भी उतना सा डिस्टेंस के लिए भी कैब आपकी नीचे मिलेगी, बस आपको फोन करना है, कैब वाला आएगा, लेके जाएगा, छोड़ने भी आएगा, खाना भी डोंट फ्री है, सब बढ़िया। डोंट से मी कि ये गवर्नमेंट पे कर रही है कैब का भी। कैब गवर्नमेंट का, खाना भी गवर्नमेंट का, रहना भी गवर्नमेंट का, सब कुछ। इसको इसको नर्स थोड़ी कहेंगे, हम तो जमाई कहेंगे फिर। यही तो, अरे बिल्कुल सही बात। जैसे जो लोग कह रहे हैं ना कि अब्रॉड आए या फिर गवर्नमेंट जॉब रहे, सीधा से एग्जांपल है, तुम वहां जमाई हो, यहाँ तुम बहू हो। हम्म। वहां पे यहाँ तुम करने के बाद भी सुनोगे तो नहीं, बट तुम्हें काम करना पड़ेगा। और क्या सैलरी सैलरी नॉर्मली कितनी आपकी, इफ यू डोंट माइंड, कितनी यहाँ आती पे थी? कि वहां पे? वहां पे गवर्नमेंट, अभी हम इंडिया में हैं। ओके, ओके। ज्वाइन मैंने किया था तब आई थिंक 70-80 थाउजेंड थी, 70-80 अराउंड थी, मतलब मेरी शायद इन हैंड थी। और जब मैंने रिजाइन किया था आई थिंक तब मेरी ऑन 1 से तो ऊपर थी इन हैंड। खर्चा कुछ भी नहीं है? खर्चा तो क्या ही, मतलब झज्जर में नहीं था, बट मैं वहां पे झज्जर की पोस्टिंग मेरी 2-3 महीने की थी, उसके बाद तो दिल्ली एम्स ज्वाइन किया था, तब तो अपनी जेब से ही जाएगा ना सब। हाँ नहीं, फिर भी आप देखो तो लाख रुपए गवर्नमेंट के इंडिया में बहुत बड़ी और बात है। फिर हेल्थ केयर में आपका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब में, आपका सारा हॉस्पिटल वगैरह, कोई भी सिक हो रहा है सब कुछ कवर्ड है। ईएचएस फैसिलिटी लोग कहते हैं एम्स की अच्छी नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। मैंने खुद अपने पेरेंट्स की सर्जरी कराई है वहां पे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट वही था। इससे मेरे को याद आया, हाँ, मैंने 21 में मेरी ज्वाइनिंग की, 2020 अराउंड मेरे फादर थोड़े सिक थे, तो न्यूरो सर्जरी में हमें कंसल्ट कराना था, किसी के थ्रू पहुंचे, न्यूज हम ओपीडी गए न्यूरो सर्जरी में, तो डॉक्टर से थोड़ा सा ऐसे जान पहचान निकली थी, वो देख लेंगे ऐसे, उन्हीं सर्जरी थी पता था। बट आप एज अ पेशेंट जाते हो तो स्टाफ का जो होता है इंटरेक्शन वो अलग होता है, गार्ड तक भाव नहीं देता, बाकी तो छोड़ो, ठीक है। उस दिन मैंने सोचा था कि एक दिन तो आऊंगी यहाँ पे। फिर बाद में फिर हाँ 2021 में मैंने ज्वाइन किया, पापा की सर्जरी भी वहीं हुई, और वो दिन था जब मुझे लगा कि हाँ आज तो मैंने कुछ किया है। नहीं चलो अच्छी बात है। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड का जर्नी कैसे दिमाग में आई? चलो आई कैन सी कि आप 1 लाख रुपए इंडिया में गवर्नमेंट जॉब पे ले रहे हो, जिसके साथ और भी आपको काफी पर्क्स मिलते हैं, पर उसके बाद आप एकदम से सोचते हो कि अब चलो घुमाते हैं सिक्का और विदेश चलते हैं। अभी भी सोचती हूँ, पता नहीं क्या आया था मेरे दिमाग में। नहीं, पर कुछ तो ऐसा आपको लगा होगा ना कि क्या रीजन कुछ रहा? नहीं है, हाँ, मेरे को जो
दिल्ली एम्स जब वापस ज्वाइन किया था, क्योंकि झज्जर की पोस्टिंग हमारी सिर्फ कोविड टाइम के लिए थी। झज्जर मतलब बहुत ही अच्छा है, अगर आपको एनसीआई झज्जर मिलता है तो भाई तुम सेट हो, वहाँ ही रहना है फिर तो, क्योंकि सब कुछ सारी फैसिलिटियां हैं, काम भी ज्यादा नहीं है और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन फिर जब दिल्ली एम्स आते हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट रेशो यहाँ है, सबसे ज्यादा काम यहाँ है, और सारे पुराने लोग हैं आपको मिलेंगे, जो नए जितने भी एम्स हैं वहाँ पे सारा यंग स्टाफ है। तो वो सारी चीजें पुराने तरीके से फॉलो करते हैं और वो बदलना नहीं चाहेंगे। दिल्ली एम्स आके थोड़ा सा बुरा लगा था। चलो, कोई नहीं, हाँ जी, विल कंटिन्यू। तो आप आगे उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की तरफ कैसे रुख हुआ? दिल्ली एम्स में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा यहाँ तो भाई प्रमोशन के कोई चांस है नहीं। मैं तो नर्सिंग ऑफिसर ही रिटायर हो जाऊंगी बेड साइड काम करते करते। मेरे सामने ही मैंने देखा है कि मतलब लोगों की रिटायरमेंट है 4-5 साल में और अभी भी वो वही सेम काम कर रहे हैं जो मैंने एज अ न्यू ज्वाइनिंग काम करना है। कोई ग्रोथ आगे थी ही नहीं। अब रिजर्वेशन कैटेगरी इतनी है कि भाई जनरल का तो कुछ होगा ही नहीं। चलो मेरे को ये भी नहीं पता था कि सिर्फ आपका सिलेक्शन तक ये कोटा रहता है। नहीं, जब आपको प्रमोशन चाहिए वहां पे भी कोटा है, तो जनरल कैटेगरी को तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो मुझे थोड़ा धक्का लगा था कि मैंने तो नहीं तो सोचा था कि ठीक है अब ये नर्सिंग ऑफिसर हैं, 4-5 साल बाद एसएनओ बन जाएंगे, इंचार्ज ये वो। तो मैं तो भाई सीएनओ तक के ख्वाब सजा रखे मैंने तो क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था जब मैं 23 एज थी मेरी। मैंने सोचा था कि 40-50 में तो अच्छा सा एएनएस वगैरह कुछ बनी जाऊंगी। यहाँ देख रहे हैं कि रिटायरमेंट तक लोग सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर ही हैं। ये देख के मेरा दिमाग थोड़ा घूमा था कि यहाँ तो नहीं हो पाएगा। फिर एमएससी का सोचा, बट देख रही हूँ कि एमएससी वाले भी सेम ही कर रहे हैं, कुछ अनोखा है नहीं। टीचिंग में चले जाओ बट ज्यादा सीट्स है नहीं वहाँ पे। फिर कुछ और ऑप्शन था नहीं, दिल्ली एम्स से बड़ा कुछ है नहीं इंडिया में, कहाँ जाएंगे और तो एक बाहर चलते हैं फिर। फिर न्यूजीलैंड कैसे चूज हुआ? सोचा तो ऑस्ट्रेलिया था। ये मैंने ना काफी लोगों का सुना है कि चाहे आप फॉरेन में बैठे हो, वो लोग ये कहते हैं भाई पता नहीं, ऐसे नहीं है कि मैं जहां मैं हूँ उसको फ्लॉन्ट कर रहा हूँ कि मेन एम तो ऑस्ट्रेलिया ही है। नहीं, नहीं फिर देख, ऑस्ट्रेलिया सोचा था, फिर आगे कैसे रही, फिर कैसे रहा? यूके तो बहुत लोग जा रहे थे क्योंकि, बट मेरी फ्रेंड यूके में थी, उसने कहा भाई गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यूके आना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा, तो यूके तो रहने दे। फिर ऑस्ट्रेलिया ऐसा सोचा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जितना आप यूके में कमा रहे हो उतना तो तुम इंडिया के पूरे अपने घर के कंफर्ट में कमाओगे, सब बचाओगे, तो यूके क्यों जाना है। पीआर वगैरह कुछ मिलनी नहीं है, ऊपर से यूके अच्छा नहीं है किसी भी कैटेगरी में। तो जो लोग अगर यूके जाने की सोच रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो भाई बिल्कुल मत जाना। हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो सब आप कह ही रहे हो, जैसे सबका मेन नेम तो ऑस्ट्रेलिया ही होता है। हाँ जी, तो फिर आपने न्यूजीलैंड का कैसे हुआ, या ऑस्ट्रेलिया क्यों हट गया फिर लाइन से? आप तो न्यूजीलैंड पहुंच मैंने गए। सोचा कि मैं नहीं, मैंने सोचा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ एमएससी करने। ठीक ओके। है, फिर देखी फीस, ओहो ये तो कभी नहीं हो पाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कितनी भी कर लो, इतनी सेविंग नहीं हो सकती कि आप एमएससी की फीस दे दो, और घर वालों से तो लेने नहीं थे। फिर उन्हें तो बताया ही नहीं, मैंने एंड टाइम तक नहीं बताया कि ऐसे ऐसे मैं बाहर जाने की सोच रही हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर एनक्लेक्स दो, ऑस्की दो, फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस दिख रहा था मुझे ऑस्ट्रेलिया का, टाइम कंज्यूमिंग, और मेरे को टाइम वेस्ट करना नहीं था। फिर ऐसी ऊपर से आप ये देख लो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे आप वीडियोस बनाते हो, अपने नॉर्थ इंडियन वाले नहीं बनाते इतनी, ठीक है, साउथ के बहुत सारे बना रहे हैं बट उसमें लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की तो शायद एक ही दो है कोई अपने हिंदी स्पीकिंग। न्यूजीलैंड की तो कोई भी नहीं थी। बहुत दिक्कत हुई थी मुझे तो इसके लिए कुछ भी ढूंढने के लिए, क्योंकि सारी वीडियो आई थिंक इंग्लिश में भी आपको मुश्किल से 1-2 मिलेंगी जो ढंग की बता देंगे। हिंदी तो भूल जाओ, बाकी सारे आपको साउथ लैंग्वेज में मिल जाएंगी, जिसका तो कोई, मैं तो बिल्कुल नहीं आता। तो न्यूजीलैंड फिर सोचा
क्योंकि मेरे को भी 2 साल का एक्सपीरियंस होने वाला था वहाँ पे एम्स में। न्यूज़ीलैंड के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था जब मैंने अप्लाई किया था। तो ये सही बैठ रहा था, टाइम फ्रेम भी ठीक था। तो मैंने सोचा ठीक है न्यूज़ीलैंड चलते हैं, वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया जाना तो आसान है ही। तो न्यूज़ीलैंड ऐसे ही हुआ। तो आपने न्यूजीलैंड आप कैप वाले पाथवे से आए हो, हाँ जी। जो शायद मैं हाँ, इट्स अब नॉट। तो बंद हो गया। हाँ, अभी मैं एक और दोस्त को जानता हूँ जो न्यूजीलैंड में, आई एम नॉट श्योर क्या पता आपने नाम सुना हो, गौरव नाम है उनका। हाँ ही जी, ऑल्सो मैंने ही देखी ऑल्सो है वीडियोज़। हाँ, ही ऑल्सो डिड द सेम पाथवे। और अब आने लगे हैं, जैसे अब गौरव भी वीडियो बनाता है, तो शुरू में जब गौरव प्रिपेयर कर रहा था तो उसका भी ऑस्ट्रेलिया का ही सीन था। अभी हैड अ कन्वर्सेशन प्रीवियसली जब वो आए नहीं थे। तो चलो अच्छी बात है, आ गए तो अब आप फिर आप न्यूजीलैंड आते हो। न्यूजीलैंड का पहले दिन जब होता है, आप फॉरेन में आते हो, वो कैसा दिन था आपका? इतना गंदा एक्सपीरियंस था मेरा गंदा? एयरपोर्ट से उतरते ही। ऐसे कैसे? सॉरी के मेरा लगेज खो गया। और मतलब लोगों का कनेक्शन होता है कि जहाँ भी आप इतनी दूर जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है। मेरा कोई नहीं था, अभी भी नहीं है, खैर कोई नहीं है। और दिखने में भी मैं छोटी सी लगती हूँ, ऐसे ही आगे उठ के कोई था नहीं। जिस एजेंसी के थ्रू मैं आई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको कैब प्रोवाइड कराएंगे जो आपको जहाँ पे भी आपका स्टे है वहाँ पे ड्रॉप कर देगी। तो मैं आती हूँ, एयरपोर्ट से बाहर निकलती हूँ, कैब वाला मेरा वेट कर रहा है, बट मेरा लगेज ही नहीं है। क्या कैब वाले को इतना कुछ था नहीं। और कोई दूर का ऐसे रिलेटिव सा, कोई नॉन टू निकला, रिलेटिव भी क्या कि हम जाना है इंडिया से, ऐसे उन्होंने बोला था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई तो मिल रहा है, कोई तो मुझे गाइड करने वाला होगा कि भाई जाना कहाँ है, कुछ तो गाइड करेगा कि कोई रास्ता ही बता देगा इधर उधर जाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका सामान ले आऊंगी। लगेज मेरा गया खो। जो मैं 2 लगेज थे, एक सूटकेस में मेरा सामान था, एक सूटकेस में उनका। तो जिसमें मेरा सामान था वो खो गया और उनका वाला मेरे पास है। वो मुझे एयरपोर्ट से पिकअप करने नहीं आए, सिर्फ अपना सामान लेने आए थे, क्योंकि मेरी कैब तो थी जहाँ पे मुझे जाना है। वो आए, मैं उनको कहूँ इससे पहले कि भाई मेरा लगेज खो गया है, मेरे पास कपड़े भी नहीं है। अपना सामान लिया, चले गए, कोई मतलब नहीं रखा उन्होंने। इतना ये गंदा थोड़ा एक्सपीरियंस मैंने था। सुना है, काफी लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं फॉरेन में आके जब ऐसा एक्सपीरियंस होता है। लकीली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जो मुझे लेने आए थे एडलेड में। शी इज स्टिल इन वेरी गुड इन कांटेक्ट विद मी। और अच्छा, काफी लोगों का तो मैंने ऐसे भी सुना है कि कोई कहता है कि लेने आएंगे और कोई लेने नहीं आता है। वो तो लेने कहाँ आए थे मुझे, वो तो अपना सामान लेने आए थे। हाँ हाँ हाँ। तो तो उसके बाद फिर आप कैसे गए? क्या सामान मिला फिर या नहीं मिला? मैं वापस, कैब वाले ने कहा आ जाएगा, कोई नहीं, 1 हफ्ते में तो मैक्सिमम होता है कि आ ही जाएगा आपका लगेज। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं जहाँ पे मेरा होम स्टे था, मैं वहाँ आई। वो लोगों ने मेरी हेल्प करी, उन्होंने दे दिए थोड़े कपड़े कि चलो कुछ तो चेंज करो। क्योंकि मैं आई थी दिल्ली से जनवरी में, 2024 जनवरी में न्यूज़ीलैंड आई। आई हाँ, एम श्योर। विंटर नहीं, विंटर समर्स आ गए होंगे ना जब तक तो। तक दिल्ली में तो ठंड थी। हाँ, मैं तो दिल्ली। पूरा ऐसे जैकेट वैकेट पहन के आई हूँ, यहाँ गर्मी है और कपड़े तो सारे बैग में थे। हाँ हाँ हाँ। बट ठीक है, आ गया था, 1 वीक अराउंड लगा था, लगेज आ गया था। हम्म। तो और मेरी तो बिगिनिंग ही इतनी बेकार हुई कि फिर आपने कैप्स प्रोग्राम किया? कैप मेरा मैंने मतलब ये बिल्कुल कैप खत्म होने को ही है। जब मैंने हम्म, अप्लाई किया तो कैप एंडिंग ही हो रहा था कि अब ज़्यादा एडमिशन्स होंगे नहीं। तो हम्म। मुझे कॉलेज भी वो मिला जिसमें कैप 3 मंथ्स का था। ये कब की बात है, कौन से मंथ की और ईयर की? मैंने न्यूज़ीलैंड की प्रोसेस स्टार्ट की थी मई 2023 में। हम्म, दिसंबर तक मुझे मेरा वीज़ा सब हो गया था। जनवरी में मेरा कैप था 3 मंथ्स का, तो जनवरी, फ़ेब, मार्च, अप्रैल अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मेरा कैप कंप्लीट हुआ था। ये जो अभी अप्रैल गई है, ओ माय गॉड, आप तो लकी, यू आर द लकी वन। नॉट सो लकी बट येस लकी। लाइक अभी तो ये एमसीक्यू एग्जाम है, ऑस्की है, ठीक है। अब आपको चलो
और एक यहाँ पे वो रिफंड वाला भी है ना, कैब का सीन हाँ, अभी चल रहा है वो? इसमें अभी अब बंद हो गया है, बट हाँ मुझे मिल जाएगा। क्या मिला? मिलेगा, मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है। ओके ओके। नहीं, तो मैंने जैसे मेल किया है। नहीं, आप कैब करने आते हो, आप कौन से वीजा पे होते हो उस टाइम आए थे? ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की बहुत बेकार बात है, क्योंकि क्या? हमारा कोर्स मैक्सिमम 3 मंथ्स का ही हो सकता था। हम्म। ठीक है, मुझे मैक्सिमम 3 मंथ्स का ही मिला है, लेकिन आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपका कोर्स 6 मंथ्स का होना चाहिए या एटलीस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया में भी हुँ, है सेम। यू तो कांट यू आपको कांट मिलता है विज़िटर वीज़ा। अब हाँ। विज़िटर वीज़ा में क्या ही कर लोगे? तो चलो ठीक है, आपका क्या आ गया, यू गॉट योर रजिस्ट्रेशन, उस टाइम पे आप हुँ, विजिटर वीजा पे हो, फिर आपने क्या किया? विज़िटर वीज़ा मेरा अभी, हाँ, फिर अप्रैल में मेरा कैप खत्म हुआ, हम्म। तो एप्लीकेशन इतनी सारी आ रखी है नर्सिंग काउंसिल के पास कि जो आपको लाइसेंस वो 1 वीक में दे देते थे, अब उसके हम्म। लिए भी उन्होंने कह दिया कि हमें तो 30-40 डेज़ लगेंगे। और जून एंड नहीं, जुलाई फर्स्ट वीक में मेरा विजिटर वीज़ा खत्म होने वाला था। तो जब हम्म। तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे करोगे? हम्म। तो और अभी भी बहुत, मेरे साथ वाले अभी भी बहुत लोग परेशान हैं। न्यूज़ीलैंड की बहुत बुरी हालत है, रिसेशन है या क्या है? या तो इन्होंने नर्सेज़ ज़्यादा बुला ली हैं कि इनकी वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं। तो मैंने एक दो जगह और सुना है, ये न्यूज में भी सुना है। हाँ जी। हाँ, असल में पहले स्टार्ट हुआ ऐसे कि मतलब आप कुछ मत करो, नॉर्मल आप सीक पे जाके देख लो। पहले आ हम्म। रही थी जॉब कि हमें बस नर्सेज़ चाहिए। तुम हम्म। कोई एक्सपीरियंस हो, कैप में हो, क्या हो, उन्हें मतलब नहीं है, तुम बस आ जाओ। फिर धीरे-धीरे हुआ कि हमें भई आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आ गया कि आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो न्यूज़ीलैंड का ही होना चाहिए। हम्म। अब बंदा ये जो मेरे बाहर साथ, से आया है वो कहाँ से एक्सपीरियंस लाएगा? ये जो आप जैसे न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस बता रहे हो, जब मैं आया था 2019 में, दे वर आस्किंग कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस तो था ही नहीं हमारे पास। अब यही है यहाँ पे। और फिर अभी मेरे को रिजेक्शन भी आए हैं। उन्होंने उसमें क्या रीज़न दिया कि हम अपने रेज़िडेंट्स को पहले प्रेफ़रेंस देंगे। हम्म। तो हम कहाँ जाएँगे फिर? तो अभी आप कौन से वीजा पे हो? अभी तो रेज़िडेंसी आ गई है। तो फिर हाँ, तो आप भी आ गए, तो कैसे विजिटर वीजा से रेजिडेंसी का पाथवे कैसा रहा, जॉब्स वगैरह? जैसे आप, मेरे को अप्रैल में मेरा कैप पूरा हुआ। हम्म। मई फर्स्ट वीक तक मेरा लाइसेंस आ गया था। हम्म। उसके बीच में अप्लाई तो कर ही सकते थे, रिजेक्शन आ रहे थे, बट किया अप्लाई। फिर बाय हम्म। चांस कहीं ना कहीं से आ गया बुलावा। तो वो भी कम नहीं थे। आप अगर वर्क वीज़ा के लिए मैं अप्लाई की तो उनको जॉब टोकन वगैरह रेज करना पड़ता, उसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते। तो हम्म। उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, अब तुम अपने आप ही कर लो, स्टेट टू रेजिडेंस में तो आते ही है हमारा। हम्म। मेरा मन नहीं था कि रेजिडेंसी अप्लाई करने का, क्योंकि इतनी कॉस्टली थी, पहले इतने पैसे लग चुके थे। रेजिडेंसी बोले तो परमानेंट रेजिडेंसी, पीआर? रेजिडेंस वीज़ा आपको 2 साल तक के लिए मिलेगा, उसके बाद आप पीआर ले सकते हो। बट सब कुछ सेम है, इसमें बस ये फ़र्क है कि आप थोड़ा ट्रैवलिंग कंडीशन अलग हो जाती है, बाकी तो सब सेम है। ट्रैवलिंग कंडीशन क्या, जैसे आप बता सकते हो कुछ? जैसे क्या मेरे वीज़ा में इंडेफिनिट स्टे है कि आप न्यूज़ीलैंड में रह सकते हो, लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी एक पर्टिकुलर डेट है कि आप अगर न्यूज़ीलैंड से बाहर जा रहे हो, तो इस डेट से पहले-पहले आप तो या तो वापस आ जाओ, या समझ तो गया फिर मैं। आप, हाँ, आई थिंक वो बाकी तो लास्ट लास्ट जब आपका वीजा खत्म हो रहा हो उससे पहले पहले आपको वापस एंट्री करनी हाँ। है, इज हुँ। इट? तो फिर उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। वो तो हम्म। 1 वीक में आई थिंक आ जाएगी। तो बाकी तो ठीक है। वो तो मैं लकी हूँ कि मुझे जॉब मिल गई, क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन है कि बहुत लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे लोग वापस इंडिया भी गए हैं। मेरे ही साथ के लोग जो थे, बहुत सारे लोग इंडिया भी वापस जा रहे हैं। ओके, तो आपने जॉब कहाँ पे अप्लाई की, लाइक इज इट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल, क्या कम्युनिटी, किधर किधर की आपने अप्लाई? मेरी जो हमारे को कैप में वो होते हैं, क्या कहते हैं, प्लेसमेंट। हाँ। तो अगर आपने प्लेसमेंट जहाँ करी है वहाँ पे मिल जाए तो सबसे वेल एंड गुड है, बट वो वहाँ पे थी नहीं वैकेंसी। तो ऐसा होता है कि मेरे पास तो न्यूज़ीलैंड एक्सपीरियंस था ही नहीं, जैसे वो कह रहे थे कि ये चाहिए। तो जो मेरी प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी जीपी क्लिनिक में। हम्म। तो मेरे पास जीपी क्लिनिक का ही एक्सपीरियंस।
जीपी क्लिनिक में प्लेसमेंट? देख रहे हो आप, इनके पास प्लेसमेंट तक की जगह नहीं बची, इतनी नर्सेस बुला ली इन्होंने कि इनके पास प्लेसमेंट के लिए भी ना जीपी क्लिनिक भेजना पड़ रहा है। ओके। मेरे को जीपी क्लिनिक का ही है, जो भी 6 वीक्स की हमारी प्लेसमेंट थी। तो मेरे पास बस वही था बोलने के लिए कि जो भी मेरे को एक्सपीरियंस है वो जीपी क्लिनिक का ही है, न्यूजीलैंड वाला, बाकी तो अपना इंडिया का है। हम्म। अब हाँ, सबको लगेगा कि भई एम्स है तो इंडिया है, सब बढ़िया है। मैं भी ये सोच के आई थी कि मैं तो एम्स में हूँ, मुझे तो आराम से मिलेगी। यहाँ हम्म। कोई एम्स को पूछता नहीं। वो तो चलो अपनी अपनी कंट्री का सीन हो जाता है, हाँ। तो जैसे मेरे साथ के जो भी लोग हैं थे, हम्म। मतलब उनको एक्सपीरियंस देखिए तो उनका 5 साल से कम का किसी का एक्सपीरियंस नहीं, 10 साल, 12 साल का एक्सपीरियंस वाले। मैं यहाँ पे 2.5 साल का एक्सपीरियंस मेरा। मैं कहाँ स्टैंड करूँगी उनके बीच में? हम्म। तो मेरे पास कोई एडवांटेज नहीं था, अभी भी हम्म। नहीं है खैर, कि मेरे पास क्या था अपने सीवी में दिखाने के लिए कि मेरे पास एम्स का एक्सपीरियंस है, बट यहाँ कोई एम्स को जानता नहीं था। तो फिर आपने कहाँ अप्लाई किया, जॉब कैसे मिली? जॉब तो मैंने नॉर्मली जीपी क्लिनिक का एक्सपीरियंस था, वही सीवी में थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के लिख दिया और फिर जीपी क्लिनिक्स में एज़ अ वॉक इन गई मैं। ओके। यस, इतनी बुरी हालत है यहाँ, सोच रहे हो आप, नर्सेस वॉक इन जा रहे हैं। ये रियलिटी है, नर्सेस वॉक इन जा रहे हैं और कहीं-कहीं पे तो एज केयर होम में उन्होंने बड़ा-बड़ा लगा रखा है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, आप एज़ अ वॉक इन नहीं आएँ। हॉस्पिटल्स में फ्रीज़ है, अभी हायरिंग नहीं हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ-कुछ जगह हो रही है, बट उन्हें एक्सपीरियंस नर्सेस चाहिए, वो भी न्यूज़ीलैंड एक्सपीरियंस वाले, तो उसमें तो हम आते ही नहीं हैं। हम्म। तो मुझे जीपी क्लिनिक में, एक जीपी क्लिनिक में मिल गया बाय चांस। इतना कुछ हम्म। ख़ास था नहीं, करने को भी कुछ नहीं है, सैलरी भी ज़्यादा नहीं है, बट खर्चा निकल जाएगा इतना ही है। हम्म। फिर तो मेरे को फिर वीज़ा की बहुत ज़रूरत थी, मेन बात थी कि मेरा वीज़ा नहीं था। मैंने बिना कहा वीजा चलो के जॉब वीज़ा, भी नहीं देते ना, ये मेन ये भी तो है हाँ, ना। तो फिर अब मैंने अब सोचा शायद बढ़िया अगर है। अब आप अप्लाई करोगे हॉस्पिटल्स वगैरह में, यू विल बी अ बिट ऑन द एज आई थिंक एज कम्पेयर टू अदर्स। हाँ, जो मैं लोगों से, जैसे गौरव से भी मैं कई बार बात करता हूँ, तो अब वो कहते हैं ना, रास्ते खुल जाते हैं। अब ये है कि मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मैंने आई थिंक 1 वीक ही हुआ है मुझे जॉइन किए हुए। कोई नहीं, आपको अगर आप देखो, आपको आए हुए भी तो कुछ ही महीने हुए ना। आप अप्रैल में तो आपने, सपने तो बड़े सजाए थे ना। अब सब, मेरा अब यही बात होगी कि अब मेरे से भी ये लोग पूछते हैं कि टाइम लगता है सपने। शुरू में मैं आपको बताऊं, मैं मेरा पहला इंटरव्यू देने जहां मैं अभी एडिलेड में हूँ, उससे 350 किलोमीटर दूर गया था। वाह! उस टाइम पे भी यही इश्यू था जो आपके अभी है, कि दे वांटेड ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। हुँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि दिखेगी, हर किसी को लगता है टाइम। 350 किलोमीटर दूर देने गया, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उनकी एक फैसिलिटी थी, एज केयर था, वो एडलेड में भी थी। वो कहते हैं कि हमारे एडलेड में भी है। मैं कहा देख लो यार, बात कर लो कहीं, है करवा दो। तो वो लकीली मिल गया। टाइम तो देखो, आई थिंक परमानेंट ये रेजिडेंसी के बाद चेंज हो जाता है सीन। आप और जगह भी हुँ, अप्लाई कर सकते हो, अच्छा है काफी। अब आप कौन से शहर में हो और फिलहाल? ऑकलैंड। ओकलैंड, ओके ओके ओके। हाँ, गौरव से मेरी बात होती है, ही इज इन वेलिंगटन, वहां पे थोड़ा हुँ, क्या अलग सीन हो। नहीं, उसके ऑकलैंड बाद में असल में मुश्किल है क्योंकि सब लोग ऑकलैंड ही रहना चाहते हैं। हम्म। तो यहाँ पे मतलब ठीक है, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन लोग भी ज़्यादा हैं। और पर ऐसे भी होगा ना हर्षिता, की जो थोड़ा रीजनल एरिया है, लगा लो थोड़ा रूरल, लगा लो आप रूरल एंड हुँ, रिमोट, वहाँ वैकेंसी होंगी। हाँ, रूरल में तो मिल जाएँगी, बट आप अगर सिटीज़ में देखोगे तो इतना ऑप्शन बचा नहीं है अब यहाँ पे। पर वही है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे से कोई पूछता भी है कि मैं, अगर आपको रूरल में भी जॉब मिल रही है शुरू में, हुँ, है, हुँ। तो एक तो स्टार्टिंग यहाँ के पे लिए तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतना बेकार है ना, और मुझे और ड्राइविंग आती नहीं है। कैसे बेकार कैसे है? अब दिल्ली वाले हैं, हमें मेट्रो की बहुत अच्छी आदत है, और यहाँ जितनी ट्रेन आ रही है, ट्रेन कैंसिल हो रही है, तुम खड़े हुए हो, बस आ रही है, बस निकल गई, पता नहीं चल रहा। खाली है, पब्लिक है नहीं, तो तुम्हें सीट मिल जाएगी उसकी टेंशन नहीं है, पर वो आए तो सही। अच्छा। मतलब आप देख लो कि अगर मेरे को कहीं भी जाना है, मेरे पास कार से जाना है, तो वो गूगल मैप दिखाएगा कि वही 30 मिनट्स का है रास्ता। हम्म। बाय कार 30 मिनट्स है। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रही हूँ तो वही 30 मिनट्स 1.5 घंटा बन जाएगा। फिर वो तो देखो,
रुक रुक के, और एक पता नहीं न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही सीन है क्या, बस रुक रुक के जाएगी हर थोड़ी हाँ थोड़ी देर, हर थोड़ी हाँ थोड़ी देर में, हर थोड़ी थोड़ी देर में। ये तो चलो इट इज वो खुद के उसके ड्राइविंग आती तो अच्छा। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैं ड्राइविंग सीख के नहीं आई वहां से। अब आप एक ओवरऑल एस्टिमेट, या किसी भी, नॉट इन क्लिनिक, किसी कहीं पे भी एक ओवरऑल एस्टिमेट दे सकते हो कि अगर कोई न्यूजीलैंड आके एज ए नर्स जॉब करता है तो कितनी सैलरी होती है पर मंथ? एम से तो ज्यादा ही होगी। नहीं, वैसे एम्स से तो ज्यादा है, पर कितनी? लाइक एम्स में आपकी लाख थी, अभी बट आप वो अगर, अगर अब नॉर्मल एक आरएन है हॉस्पिटल या कहीं जैसे पे भी। अगर आप एक्सपीरियंस्ड आ रहे हैं, मैं ज्यादा हम्म, एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रही, जैसे मेरा भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, हम्म, तो अराउंड 40 to 45 आपको मिल जाएगी पर आवर। ये आप मंडे मॉर्निंग की बता रहे हो? उसके मेरी बाद मतलब एक मेरे ही नोन टू में है, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिली है, हम्म, उनको 55 पर आवर मिल रहा है। नहीं, जैसे ये मंडे मॉर्निंग है ना, वीकडेज में हाँ वो बेसिक मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, वो नॉर्मल जनरल शिफ्ट है। जनरल शिफ्ट है आई थिंक। हम्म, जैसे जैसे अगर इवनिंग होगी, सैटरडे संडे होगा तो और हाँ भी तो ज्यादा। 1.5 आपका इंक्रीज हो जाता है। तो आई थिंक इट इज अ गुड पे इफ यू सी। पैसे ही तो, अब मुझे मिले तो मैं आपको बताऊं, ये बात है। कोई नहीं, मिल जाएगा। सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में यही देखा है कि सब्र करो बस। और एक और बात बताओ कि चलो ये तो न्यूजीलैंड की बात होगी, आपके न्यूजीलैंड से काफी नर्सेज ऑस्ट्रेलिया भी आ रहे हैं, यू माइट हैव सीन इट, या आधे हम्म, वाया न्यूजीलैंड होगी सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, अब न्यूजीलैंड ज्यादा करे ना काम। आपको क्या लगता है, नहीं नहीं, आपकी ऐसा क्यों है? मतलब इंडियन नर्सेज अगर जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उन्हें यहाँ पे जॉब नहीं मिली इसलिए जा रहे हैं, वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। न्यूजीलैंड वाली नर्सेज ही जो जा रहे हैं उनको तो भाई यहाँ पे पे रेट कम है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। कुछ हम्म, कुछ लोग जैसे मेरे प्रिसेप्टर जो थे वो 12 वीक्स के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे, जा रहे हैं हम्म, मतलब उनको वहां सेटल नहीं होना, बस पैसे कमाने हैं, वापस आ जाना है। हम्म, तो जहाँ पे जिसको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो क्यों नहीं जाएगा। उल्टा हम्म। यूके वाले भी तो कितने मूव कर रहे हैं अब। यार मेरे को ऐसे हो रहा है, ये लोग ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल ना कर दे। अभी जैसे यूके में भी रिक्रूटमेंट का, अभी मैं जैसे वीडियोस देखते हैं तो पता चलता है, एक दो भाइयों से बात होती है जो वहाँ पे हैं, बंद वह है अभी। यूके में रिक्रूटमेंट का इशू है। अब न्यूजीलैंड में भी न्यूज एक और इसमें एक मेरा क्वेश्चन आपसे कि ये बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए तो अब जो नया प्रोग्राम आया है ही, व्हाट अबाउट अपने जो जीएनएम नर्सेज हैं इंडिया में? मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, मैंने नर्सिंग काउंसिल को मेल किया था हम्म, कि जीएनएम है अगर, तो उनका पाथवे तो सेम है लेकिन उन्हें एनरोल नर्स का मिलेगा रजिस्ट्रेशन, हम्म, रजिस्टर्ड नर्स का नहीं मिलेगा। अगर आपको आरएन का ही चाहिए तो उसके हम्म। लिए आपको फिर स्टडी करना ही पड़ेगा, कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। सेम सेम प्रोसेस है इनका, लाइक हम्म, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही है, से मतलब सिमिलर है। और मैंने ये भी सुना है कि एनरोल नर्सेज की जॉब वैकेंसीज और भी कम है एज कम्पेयर टू आरएन। अब आप, यहाँ पे एक नई चीज भी शुरू हुई है, जैसे एचसीएज होते हैं हमारे, हम्म, उनको ही वो क्या कह रहे हैं, कुछ कोर्स करवा रहे हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो फिर मेडिकेशन भी दे सकते हैं एज केयर में हाँ स्पेशली। हाँ हाँ हाँ, वो होता है ये। तो अभी एज केयर में भी यही हो गया क्योंकि और रिसेशन इतना है, वो हम्म, उन्हीं से मेडिसिन करा रहे हैं, तो उन्हें जरूरत कहाँ है फिर। ईएन गए, आरएन भी गए। नहीं, मैं आरएन तो फिर भी नहीं जाएंगे, काफी चीजों में ऐसा है कि दे नीड एन आरएन ऑन द फ्लोर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बट में फिर भी वैकेंसीज कम हो रही हैं। कोई नहीं, डोंट वरी यू। तो आपने, आपका कोई प्लान है बाद में ऑस्ट्रेलिया मूव होने का? हम्म, अभी तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, सिटीजनशिप लेके जाऊँ या पहले चले जाऊँ, आप बताओ। अब सिटीजनशिप लेके क्या करोगे अलग? हाँ ये भी है, बट लोग कहते हैं ना कि आ गए हो तो थोड़ा रुक के जाओ। हाँ, मेरे रुक के को तो नहीं रुकना है। जो मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जॉब करते करते
अपना ऑस्ट्रेलिया का पहले रजिस्ट्रेशन लेता, स्किल असेसमेंट करवाता और डायरेक्ट पीआर का देखता। स्पॉन्सरशिप पे ना आता मैं ओके। अपने डायरेक्ट पीआर पे आता और फिर आगे अब सिटीजनशिप की, जहाँ आप जैसे कह रहे हो सिटीजनशिप की बात है, अगर आना ही ऑस्ट्रेलिया है तो न्यूजीलैंड की तो हम सिटीजनशिप क्या ले करेंगे या फिर? हाँ, क्योंकि इंडिया की तो छूट जानी है, चाहे कहीं की ले लो आप इन दोनों में से। इंडिया हम्म। डजंट गिव ड्यूल सिटीजनशिप। तो बट फिर मेरे को ये भी है कि मुझे असल में तो मेरे को जॉब से ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मुझे थोड़ा पढ़ने पे जाना है। एम्स छोड़ने का रीज़न ही यही था। अब वो मैं वो कर नहीं पाई, अब सेक्स मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जनवरी में आई थी, अभी जून चल रहा है, खत्म ही हो गया। 6 महीने हो गए, मैं अभी अपने गोल से बहुत दूर हूँ। गोल में मैडम टाइम लगता है, जो मेरे को लगता है आपको ये है कि अभी हो जाए सब। ज़्यादा टाइम नहीं है ना, अभी मैंने ज़्यादा मतलब मैंने नहीं आई सोचा कि मुझे थिंक बहुत यू टाइम। आर क्वाइट यंग हर्षिता, अभी आप 26। या आई एम 26। 26 देखा, बिल्कुल एक्यूरेट है ना 26। कैसे 26 कैसे या क्वाइट यंग नहीं, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया ना। आपने 21-22 साल की में नर्सिंग कंप्लीट करी होगी, फिर 3-4 साल आपको कंप्लीट किए हो गए। यू आर क्वाइट यंग अभी। टाइम वेस्ट कर दिया ना मैंने कितना। 2019 की पास आउट हूँ मैं, अभी तक मैंने क्या किया है? ऐसे तो अगर देखो, ऐसे अगर मैं सोचने लगूँ तो मैं 2017 का पास आउट हूँ, मैंने क्या किया है। और आप और ऑस्ट्रेलिया में लोग, हो और क्या करोगे? अब नहीं, अगर आप और अब चलो, मैं मेरी लाइफ से काफी खुश हूँ। मैंने एक चीज देख ली जिंदगी में, भागा दौड़ी में कुछ नहीं रखा, सुकून की जिंदगी चाहिए है। 2 पैसे कम बढ़ जाए, दैट्स ओके। यू शुड हैव अ गुड एंड हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ की डेफिनेशन आपकी अलग होगी। मेरे को ना असल में वो वर्ड है ना, सेटल हो जाओ, हाँ, वो ही पसंद नहीं है तुमने वो कि मूवी तो नहीं देखी, ये जवानी है दीवानी? नहीं। भागना है देखिए मुझे देखिए, पर। बट वो नहीं है कि भाई मुझे भागना है दौड़ना है, ऐसा नहीं है। सेटल वर्ड ही पसंद नहीं है। आप एक जगह रुक गए तो क्या फायदा, आपने आगे का देखा ही नहीं है, एक्सप्लोर ही नहीं किया। मैं चलो अच्छी गवर्नमेंट बात। जॉब में बिल्कुल सेटल्ड थी, कोई हम्म। दिक्कत नहीं थी, एरिया बढ़िया था। मेरे कलीग्स इतने अच्छे थे, वो मुझे ड्रॉप करने आए थे, बहुत अच्छे से मेरा फेयरवेल हुआ था। हम्म। और सच में मेरा मन नहीं था जाने का वहाँ से, लेकिन मुझे पता था ना कि अभी नहीं निकली तो कभी नहीं निकल पाऊँगी। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे बैकग्राउंड में ना ये उस मूवी के डायलॉग्स चल रहे हैं, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से कहीं निकलना से जरूरी। निकलना पड़ता है। ये तो है, बट स्टिल आप, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि आप जिस जगह पर हो, उस दिन या उस जगह के काफी लाखों लोगों के ड्रीम है। हाँ, तो सपने ऐसे देखो जो तुम्हें सोने ना दें। पूरे बॉलीवुड से इंस्पायर हो चुके हैं आप। नहीं, नहीं, ये तो सच में। जब एम्स के भी था, मतलब मेरे को या तो थोड़ी दिक्कत है, साइकियाट्रिक इश्यू है, क्या है, मेरा एम्स का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था। अब मेरे हम्म। मन में आ गया था कि मैंने 2 साल से ज़्यादा नहीं करना है। अब थोड़ा थोड़ा वाइंड अप करना शुरू करते हैं। सो ओवरऑल आप, अगर आप आपके एक्सपीरियंस से मैं पूछूं, न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट का जॉब गवर्नमेंट जॉब वर्सेस अब्रॉड जॉब, कौन सा चूज करोगे? बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये तो। गवर्नमेंट जॉब आपको सब कुछ देगा, बट जो मुझे चाहिए था शायद वो नहीं दे पाया। आपको, यू मीन टू से ग्रोथ, जो मैंने देखा आपके आपकी बातों में ग्रोथ। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम्म। कि मैंने गवर्नमेंट जॉब, जेआर आता है, हम्म। मैंने भी उसी टाइम जॉइन किया, एक जेआर ने भी उसी टाइम जॉइन किया। हम्म। 3-4 साल बाद वो कंसल्टेंट बन जाएगा, मैं वहीं हम्म। की वहीं। हम्म। ठीक है, वो डॉक्टर है, उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है, सब मान लिया, बट हम्म। उन्होंने कंटिन्यू रखी ना अपनी स्टडी, वो आगे ग्रो हुआ ना उनका। हम्म। मैं तो वहीं हूँ। हम्म। इस मामले में अगर आपका ये गोल है तो हर्षिता वुड से कि आप सही जा रहे हो दिशा में। जो मैंने देखा है, यहाँ पे लोग स्टडी करते हैं एंड दे गेट देयर ग्रोथ, लाइक नर्स प्रैक्टिशनर या प्रोफेसर, या काफी सारी चीजें हैं, या आप आफरा की बॉडी में भी जॉब शुरू हो जाती है, काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक मुझे कुछ-कुछ तो वहाँ मिलेगा, क्योंकि हम्म। जॉब तो अगर सिर्फ जॉब करनी थी तो मैं तो वहाँ भी कर ही रही थी। हाँ, तो बैक टू द क्वेश्चन कि अगर
आपको बढ़िया लाइफ चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे चल रहा है वैसे खुश हो तो गवर्नमेंट जॉब बेस्ट ऑप्शन है। और थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आ जाओ बाहर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट, या आपको कहूँ तो मैं बातचीत थी कि आपको बताने के लिए कि और ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है अगर आप इंडिया में हो, फॉरेन की लाइफ कैसी होती है, फॉरेन में नर्सेस कैसे जॉब करती हैं। तो हर्षिता, आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। तो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। तो दोस्तों, आप जाते जाते आपको एक और चीज़ बता दें, हमने शुरू में नहीं बताई पर विल टेल ओवर हेयर। हर्षिता इज ऑन इंस्टाग्राम, इफ यू सी नर्स इन डिलेमा। अब मैं समझ सकता हूँ कि वो, मैं बस नर्स इन डिलेमा क्यों लिखा हुआ है, कोई नाम भी नहीं, ये क्या क्या है ये। वो मेरी पर्सनैलिटी है। हाँ, मैं अब समझ गया हूँ वो कि क्यों ऐसे लिखा हुआ है आपने। तो guys, you can see she uploads very informative reels or videos, and you Yeah. can comment and ask your questions over there. Am I right? I think हाँ, that's in dilemma. Yeah, yeah. हाँ जी। तो चलो हर्षिता, विल से बाय बाय टू एवरीवन ओवर हियर। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। राम राम। बाय बाय।